तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने है रेफ्रिजरेंट R410 और इस समय मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, रियाद में। तो ये एसी में कूलिंग का प्रॉब्लम है। अभी तक मैं चेक भी नहीं किया हूँ। आपके सामने जो भी मैं करूँगा आपके सामने बिल्कुल मैं करने वाला हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, इसे कैसे फिक्स किया जाए। कूलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मैं अभी इंडोर में चालू करके देखा हूँ और इंडोर बंद करके आ गया। मैं इंडोर में वीडियो शूट नहीं कर सकता था, लेकिन वैसे भी जो भी होता है सब आउटडोर में ही होता है। तो यहाँ पर R410 मैं रेफ्रिजरेंट लेकर के आया हूँ और यहाँ पर भी देख लेते हैं कौन सा रेफ्रिजरेंट है। जो स्लिप चिपका होता है ना, सारे डिटेल्स उसी में होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेंट यहाँ पे लिखा हुआ है रेफ्रिजरेंट R410A और कितना ग्राम, 1300 ग्राम। ये यहाँ पे देख सकते हैं 1300 ग्राम में यहाँ पर चार्ज होगा। और कितने टन का एसी है, 1300 ग्राम है तो लाजिम होगा 1.5 टन का एसी होगा ये। तो यहाँ पर मॉडल में आकर के देखते हैं। मॉडल में लिखा हुआ है CST 18 लिखा है ना। तो ये 18 का यानी कि 18,000 BTU का ये एसी है। 18,000 BTU नहीं लिखा होता है, लेकिन 18 यहाँ पे लिखा होता है। 18 का मतलब 18,000 BTU। तो यहाँ पर R410 गैस इसमें चार्ज होगा। अब इसको हम ऑन करवाने से पहले हम देख लेते हैं। कूलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। इसका मतलब या तो कंप्रेसर नहीं चल रहा है या तो इसमें गैस कम है। गैस कम होने का यहाँ पे आप देख सकते हैं ये धूल चिपका हुआ है ना, यानी कि ऑयल का कुछ मात्रा यहाँ से निकला हुआ है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे। सबसे पहले गैस गेज को लगाएंगे। क्लैमीटर भी हम लाए हैं। और तरीका क्या होता है चेक करने का, पहले कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है कि गैस नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम गैस को देखेंगे। अगर मानिए कंप्रेसर ऑन भी हो गया और गैस बिल्कुल नहीं रहेगा तो उतने देर में हम क्या होगा कि कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्लैमीटर और गेज को दोनों लगाएंगे, क्योंकि क्लैमीटर में हम रीड करेंगे एम्पियर को और गेज में हम रीड करेंगे रेफ्रिजरेंट को। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए कौन से वायर में हमें क्लैमीटर को लगाना है, इसको भी समझ लीजिए। या तो न्यूट्रल में लगाना है, ये हो गया न्यूट्रल। ये है 4-वे वाल्व। 4-वे वाल्व में लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि 4-वे वाल्व हमारा नहीं चलेगा। जब ठंडी का समय होता है तब 4-वे वाल्व ऑन होता है। लेकिन एम्पियर हमारा जो बताता है न्यूट्रल में बताता है। न्यूट्रल में कितना बताता है, पूरे सिस्टम का एम्पियर बताता है, यानी कि फ़ैन मोटर का भी और कंप्रेसर का भी। और जब हम C में लगाएंगे, यहाँ पर C वाले में, तो यहाँ पर सिर्फ कंप्रेसर का एम्पियर बताएगा। इसलिए हम न्यूट्रल में लगाएंगे ताकि पूरे सिस्टम का हम एम्पियर रीड कर सकें। अब एम्पियर कितना लेना चाहिए इसको भी समझ लीजिए। क्लैमीटर तो हमने लगा दिया न्यूट्रल वाले में। अब पूरे सिस्टम में जितना एम्पियर लेगा, इंडोर से लेकर के आउटडोर तक जितना आउटडोर में जितना एम्पियर लेगा उतना रीड करके यहाँ बताएगा। अब एम्पियर कितना लेना चाहिए इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ना करंट एम्पियर 6.70 से 8.10, यानी कि 6.70 से 8-10 एम्पियर तक लेना चाहिए एक कम्प्लीटली। इतना एम्पियर के बीच में होना चाहिए, 6.70 और 8-10 के बीच में होना चाहिए एम्पियर। और उसके साथ में हमारा रेफ्रिजरेंट भी उतना होना चाहिए। कितना, 120 PSI से लेकर के 140-50 PSI तक चला जाता है। बहुत हार्ड गर्मी में 150 PSI भी चला जाता है। तो हम गेज को लगाएंगे। कौन से गेज को, अब हम R410 चार्ज कर रहे हैं तो हाई प्रेशर गेज को यूज करेंगे, क्योंकि उसमें जो सक्शन प्रेशर होता है वो हमारा 150 PSI तक लास्ट होता है, 150 PSI तक। तो यहाँ पर हम गेज को लगाते हैं। कौन से में, सक्शन लाइन में। एक हमारा ये मोटा पाइप है, ये सक्शन लाइन होता है। एक पतला पाइप है, डिस्चार्ज लाइन होता है। तो मोटे वाले पाइप में लगाएंगे। ये हमारा स्टैंडिंग प्रेशर, अभी सिस्टम रुका हुआ है तो जो प्रेशर हमारा शो होगा वो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर होगा। और जो प्रेशर हमारा जब कंप्रेसर ऑन होगा, सिस्टम ऑन होगा, जब प्रेशर शो करेगा वो हमारा बैक प्रेशर, रनिंग प्रेशर वो हमारा कहलाएगा। तो यहाँ पर हम इसे कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 250 PSI से थोड़ा कम है। लेकिन अभी सक्शन प्रेशर कितना बताएगा उसे हमें फाइंड करना है कि सक्शन प्रेशर कितना बता रहा है।
तब हम देखेंगे। वैसे तो स्टैंडिंग प्रेशर इसमें इतना रुका हुआ है, कंप्रेसर ऑन होने के बाद कितना प्रेशर ले जाता है वो हमें देखना है, क्योंकि स्टैंडिंग कभी 250 है तो 300 है, कभी 250, 55, 60 है, जो भी है, लेकिन सक्शन प्रेशर हमारा जब रनिंग पोजीशन में कितना बता रहा है वही हमें देखना है। तो चलिए हम सिस्टम को ऑन करवाते हैं। किलोमीटर भी हमने लगा दिया है न्यूट्रल में, और ये हमारे पास है 410 का। अगर इसमें देखते हैं गैस कम होगा तो गैस चार्ज करेंगे। ये हमारा सिस्टम है 18,000 BTU यानी कि 1.5 टन। इसके साथ में एक और सिस्टम है जो कि कूलिंग नहीं कर रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं कि इसके डिस्क्रिप्शन में कितना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये वो वाला एसी था, वो पर्ल का था, और ये वाला एसी है वेस्टिंग हाउस का। अब वेस्टिंग हाउस का इसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट है, इसको भी देखने के लिए यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा होता है। R410A यहाँ पर है ना, वेस्टिंग हाउस का R410A। और कितना एम्पियर लेना चाहिए, ये 13 एम्पियर तक लेना चाहिए। ये 2 टन का है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, मॉडल में लिखा होता है WWS 24 यानी कि 24,000 BTU। सारे सिस्टम में इस तरह से मेंशन नहीं होता है, लेकिन कोई सिस्टम में होता है। तो अब देखिए ये 24,000 BTU का है। तो इसका जो सक्शन लाइन है ना, ये इसमें एक एडाप्टर लगाना पड़ता है, जो कि एडाप्टर मैं आपको दिखाऊं। ये है वो एडाप्टर R410 के लिए इसमें लग जाता है। लेकिन वो जो 1.5 टन का एसी था पर्ल का, उसमें उसका जो सर्विस वाल्व था वो नॉर्मल था, जो कि गेज का जो साइज होता है। लेकिन इसमें कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक एडाप्टर लगाना पड़ेगा। तो इसको हम पहले बाद में देखते हैं, पहले उस सिस्टम को हम देख लेते हैं और उसे हम फिक्स कर लेते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए एसी को ऑन करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा इसमें। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं ये सिस्टम अभी कंप्लीट हो चुका है। हमने रेफ्रिजरेंट हमने चार्जिंग कर दिया है। अब आप सोच रहे हैं वैक्यूम करके हमने गैस चार्जिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें 90 PSI का प्रेशर था, इसलिए हमने वैक्यूम करके गैस चार्जिंग नहीं किया। अगर उसमें 30 PSI 20 PSI होता तो हम वैक्यूम करते, लेकिन वैक्यूम करने का कोई वो नहीं है। गैस भी हमारा अभी सक्शन लाइन भी एकदम चिल्ड होने लगा है। तो इसमें अभी 145 लगभग 150 PSI के राउंड में जा करके एम्पियर भी मेंटेन हो गया है, और गैस भी हमारा सही हो गया है। थोड़ा सा और गैस बढ़ा देते हैं, क्योंकि लीकेज कहाँ से था, यहाँ पे लीकेज दिख नहीं रहा है, और हमने गैस को पूरा कर दिया है। थोड़ा सा गैस कम था, 90 PSI का प्रेशर था, और गैस हमने पूरा कर दिया है। तो सिस्टम हमारा सही चलने लगा है, बस इतना सा था। तो अगर वीडियो पसंद आया हो R410 गैस टॉपअप करने का, चार्जिंग करने का, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए। बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं वीडियो बनाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये कंप्लीट हो चुका है, अभी के लिए बस इतना ही था। सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। एम्पियर भी हमारा 7.1 एम्पियर ले रहा है, और गैस भी हमारा 150 PSI हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं गेज में। इधर से दिखाऊं तब आपको दिखेगा अच्छे से, क्योंकि इधर से धूप का आया हुआ है ना धूप। तो यहाँ पे आप 150 PSI देख सकते हैं, गैस का प्रेशर हो गया है। और हमारा एम्पियर जो है, एम्पियर भी 7.1 एम्पियर के अराउंड में ले रहा है, जबकि 6.5 एम्पियर से लेकर के 8 एम्पियर तक लेना चाहिए था। गैस भी हमारा 150 PSI हो गया है। तो मैं पहले भी बताया हूँ कि बहुत हार्ड गर्मी जब पड़ती है ना, तो 150 PSI देना पड़ता है, और हल्का ठंडा रहता है, नॉर्मल मौसम रहता है, तो 140 PSI 130 PSI में हो जाता है R410। तो ये छोटा सा वीडियो था। अब आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ। उसे अब एसी को हम जो 24 का जो 2 टन का एसी है ना, उसको हम अलग वीडियो में हम बनाएंगे। इस वीडियो में ज्वाइन नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ और प्रॉब्लम हो, तो उसको भी चलिए फिक्स करते हैं। ये भी अभी सक्शन अच्छा खासा आने लगा है, चिल्ड होने लगा है अच्छा खासा।
अगर सक्शन लाइन अच्छा खासा चिल्ड हो रहा है तो समझ लीजिए कि कूलिंग सही हो रहा है नीचे।